हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर एन के बावलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर, राजस्थान। राजकीय विज्ञान महाविद्यालय के अंदर एमएससी फाइनल ईयर बॉटनी के पेपर 9th की नए टॉपिक में आपका स्वागत है। आज जो हम ये टॉपिक लेने जा रहे हैं, ये टॉपिक है एनवायरमेंटल स्टेटस ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन IUCN। IUCN एक संस्था है जिसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं, और इस संस्था के द्वारा प्लांट्स को एक स्टेटस दिया गया है, और वह स्टेटस उनके एनवायरमेंटल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है कि एनवायरनमेंट के अंदर उन प्लांट्स की क्या कंडीशन है या क्या स्थिति है या क्या स्टेटस है, एट प्रेजेंट वो किस स्टेटस में आते हैं। उस स्टेटस के बारे में ही आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि इन प्लांट्स का क्या स्टेटस है। इन प्लांट्स के स्टेटस की बात करें तो हम पहले इस संस्था के ऊपर बात करना चाहेंगे। जैसा कि हमने बात की, इस संस्था का नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता है। ये विश्व की ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी और लार्जेस्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फाउंडेशन 1948 में हुआ था, और ये प्रोफेशनल ग्लोबल कंजर्वेशन नेटवर्क से रिलेटेड संस्था है। ये जो IUCN है, इसकी करीबन 1200 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंक्लूडिंग 200 प्लस गवर्नमेंट और 900 प्लस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके अंदर शामिल हैं। इस IUCN का जो हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर ग्लैंड नामक जगह पर है, जो जिनेवा के पास में स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। इस IUCN के बारे में यदि हम और ज़्यादा जानना चाहें तो इस IUCN का जो गवर्नेंस है, ये बाय ए काउंसिल होती है, उसके जरिए किया जाता है, जो इलेक्टेड होते हैं। इसके अंदर जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका इलेक्शन हर 4 वर्ष में होता है। कहाँ होता है? IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के जरिए होता है। और इसको जो फंड मिलता है, ये फंड गवर्नमेंट्स के जरिए मिलता है, बायलिटरल एंड मल्टीलिटरल एजेंसीज के द्वारा मिलता है, कुछ फाउंडेशंस के जरिए मिलता है, और इसके मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और जो कॉरपोरेशंस होते हैं, उनके जरिए इसको फंड मिलता है। इसके जो ऑफिशियल ऑब्जर्वर स्टेटस है, ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर है। ये IUCN क्या करती है? व्हाट डज IUCN क्या करती है? जैसे कि हमने पहले बात की, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इज सेंट्रल टू द मिशन ऑफ IUCN। इस IUCN का जो सेंट्रल मिशन है या केंद्रीय मिशन है, ये कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, या दूसरे शब्दों में हम कहें जैव विविधता को संरक्षित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। जैव विविधता में प्लांट्स और एनिमल्स सभी आ जाते हैं, उस बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण करना ही इसका मुख्य मिशन है। इसके यदि हम एरियाज की बात करें, इसके मेन फंक्शंस एरियाज की बात करें, तो इसके 3 एरियाज हैं। पहला है साइंस एरियाज। इस साइंस एरियाज के तहत जो IUCN है, ये IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज की जारी कर रहा है कि ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो खतरे के कगार पर हैं, उनकी रेड लिस्ट या लाल सूची प्रकाशित कर रहा है, और इसके साथ में एक्शन ले रहा है, और उस एक्शन से हंड्रेड्स ऑफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आ रहे हैं। विश्व के अंदर हजारों प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कंजर्वेशन के ऊपर कार्य कर रहे हैं। इससे क्या प्रभाव होता है, इन्फ्लुएंस क्या होता है? इससे थ्रू द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ मोर देन 1200 गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो सारा है, ये कार्य कलेक्टिव स्ट्रेंथ से मिलकर के होता है, जिसमें करीबन 1200 गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। हाउ डज IUCN वर्क, कि IUCN किस प्रकार से वर्क करता है?
आईसीएन वर्क किस प्रकार से करता है, इसका जो वर्क है ये फ्रेम्ड बाय ए ग्लोबल प्रोग्राम के जरिए फ्रेम्ड किया जाता है, जो डेवलप्ड विद अप्रूव्ड बाय आईसीएन मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस। जो आईसीएन के मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं एवरी 4 ईयर्स के अंदर होते हैं, उनके जरिए ये डेवलप किया जाता है। आईसीएन से जो ग्लोबल प्रोग्राम होते हैं उनका जो कोऑर्डिनेशन होता है ये आईसीएन सेक्रेटरीट के जरिए होता है, और इसका डिलीवर्ड इन कंजक्शन विद आईसीएन मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस, कमीशंस एंड आईसीएन थीम बेस्ड प्रोग्राम्स के द्वारा होता है। आईसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड जो स्पीसीज हैं, ये कौन सी स्पीसीज हैं? आईसीएन ने जो संकटग्रस्त पादप हैं या खतरे के निशान के ऊपर पादप हैं उनकी रेड लिस्ट जारी की है। उस रेड लिस्ट के तहत जो थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं उनको आईसीएन रेड लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट सिस्टम है प्लांट्स को क्लासिफाइंग करने का और उनको स्टेटस देने का, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स को, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी ये एक तरह से स्टेटस देने का कार्य करती है जो थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन हो रहे हैं, जो खतरे के कगार पर हैं या विलुप्ति की कगार पर हैं। और जो आईसीएन है ये अनएबल्ड दिस असेसमेंट सिस्टम इन 1994, ये 1994 से इस सिस्टम को अडॉप्ट कर रही है। कंटेंस एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया एंड कैटेगरीज टू क्लासिफाई द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज। जो भी इंडिविजुअल स्पीसीज है उसे कंजर्वेशन स्टेटस दिया जा रहा है और उसके आधार पर कैटेगरीज की जा रही हैं क्लासिफाई करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन। उनकी एक्सटेंशन होने की जो प्रोबेबिलिटी है या प्रायिकता है उसके आधार पर इसे अलग अलग कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया जा रहा है। यदि हम बात करें सभी ऑर्गेनिज्म की, प्लांट्स या एनिमल्स की जिसके अंदर सभी स्पीसीज आ रही हैं, उन स्पीसीज को अलग अलग ये 9 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है। इन 9 कैटेगरीज के अंदर सब स्पीसीज को पहले 2 भागों में बांटा गया है। एक तो वो स्पीसीज जिनका इवोल्यूशन नहीं हो पाया है, जिनकी किसी प्रकार का आकलन नहीं हो पाया है, जिन्हें नॉट इवोल्यूटेड के नाम से जाना गया है। नॉट इवोल्यूटेड, एन फॉर नॉट, ई फॉर इवोल्यूटेड। तो इस कैटेगरी के अंदर नॉट इवोल्यूटेड स्पीसीज आती हैं। इस तरफ वे स्पीसीज हैं जिन सबका इवोल्यूशन हो चुका है, आकलन हो चुका है, इन्हें कहा गया है इवोल्यूटेड स्पीसीज। इन इवोल्यूटेड स्पीसीज को फर्दर 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक को डाटा डेफिशिएंट, यानी कि इसके अंदर वे स्पीसीज आ रही हैं जिनका डाटा अभी कंप्लीट नहीं है, कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार की कमी है, इसलिए इनको डीडी कहा गया है। इन स्पीसीज को डाटा डेफिशिएंट। और इन सब स्पीसीज में वो स्पीसीज आ रही हैं जिनका डाटा एडिक्वेट है। एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त डाटा है, एडिक्वेट डाटा है। इस डाटा के तहत जो स्पीसीज आ रही हैं उन स्पीसीज को LC, NT, थ्रेटन्ड, EW और EX के रूप में कैटेगराइज किया गया है। LC उन स्पीसीज को कहा गया है जो लीस्ट कंसर्न हैं, जिनको कम ध्यान देने की जरूरत है। NT उन स्पीसीज को कहा गया है जो नियर थ्रेटन्ड हैं, खतरे के कगार के आसपास हैं। फिर 3 प्रकार की स्पीसीज को एक कैटेगरी में रखा गया है जिसे थ्रेटन्ड कैटेगरीज कहा गया है। खतरे के कगार के ऊपर ये स्पीसीज है। उनमें एक को V फॉर वल्नरेबल, फिर EN मीन्स एंडेंजर्ड, फिर CR मीन्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये सभी स्पीसीज खतरे के कगार के ऊपर आने वाली कैटेगरीज हैं। वल्नरेबल ऐसी स्पीसीज है जो खतरे के कगार पर है लेकिन अभी इसकी स्थिति इतनी ज़्यादा भयानक नहीं है। फिर है
एंडेंजर्ड ऐसी स्पीसीज है जो संकटग्रस्त है, इसके ऊपर संकट आ गया है, यदि इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है तो ये आने वाले टाइम के ऊपर विलुप्त हो जाएगी। देन CR क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये वो स्पीसीज हैं जो एकदम खतरे के कगार के ऊपर खड़ी हैं, इनके ऊपर यदि बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया तो ये तुरंत ही नष्ट होने की स्थिति में हैं। फिर इसके अंदर वो स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जो जंगल के अंदर रहने वाली स्पीसीज हैं, विलुप्त हो गई हैं, उन्हें एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड के नाम से जाना गया है। फिर है EX मीन्स एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मीन्स विलुप्त हो चुकी हैं वे स्पीसीज के अंदर हैं, चाहे वे वाइल्ड हैं चाहे कल्टिवेटेड है, वो EX के अंदर आ रही हैं। ये यहाँ पर जो एडिक्वेटेड डाटा है उस एडिक्वेटेड डाटा के अंदर आप एरो देख सकते हैं, और ये एरो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन स्पीसीज को किस प्रकार की रिस्क है, इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन की। यहाँ से हम बात करें तो ये जैसे लीस्ट कंसर्न, इनको कम खतरा है, फिर जैसे बढ़ेंगे इसको थोड़ा ज़्यादा खतरा है, फिर बढ़ेंगे इसको और ज़्यादा खतरा है, फिर बढ़ेंगे इसको बहुत ज़्यादा खतरा है, फिर बढ़ेंगे इससे बहुत सबसे ज़्यादा खतरा है, फिर बढ़ेंगे कि ये एक्सटिंक्ट हो गई है, और फिर ये एकदम एक्सटिंक्ट हो गई है। इस कारण से ये इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ एक्सटेंशन है जो इस ऑर्डर के अंदर है। यदि कोई भी स्पीसीज है इसका इवोल्यूशन किया जाता है आयुष्यन का, तब उसे इन जो कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज 8 कैटेगरीज में से किसी भी एक कैटेगरीज के अंदर रखा जा सकता है जो उसका करंट कंजर्वेशन स्टेटस होगा। ये जो आइसियन सिस्टम है, ये आइसियन सिस्टम ए सेट ऑफ 5 क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया, 5 क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया का ये सेट है जो असेस द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ ए गिवन स्पीसीज, जो उस रिस्क को असेस करता है कि जो स्पीसीज आपके सामने है उसकी क्या स्थिति है या क्या पोजीशन है। इन जनरल यदि हम बात करें इन क्राइटेरियाज की, तो यहाँ पर पहला क्राइटेरिया है द रेट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन, कि उस पॉपुलेशन की डिक्लाइन होने की या विलुप्त होने की क्या दर है, रेट क्या है। देन है सेकंड द जियोग्राफिकल रेंज, कि उस स्पीसीज की जियोग्राफिकल रेंज क्या है, किस टेरिटरी के अंदर वह स्पीसीज पाई जा रही है। थर्ड है वेदर द स्पीसीज ऑलरेडी पजेजेज ए स्मॉल पॉपुलेशन साइज, क्या जिस स्पीसीज का हम असेसमेंट कर रहे हैं वह स्पीसीज ऑलरेडी पॉपुलेशन की स्मॉल साइज के अंदर है, तो इसका ये आकलन है। देन है फोर्थ वेदर द स्पीसीज इज वेरी स्मॉल, क्या वह स्पीसीज बहुत छोटी है या लाइज इन ए रेस्ट्रिक्टेड एरिया, या एकदम सीमित क्षेत्र के अंदर वह स्पीसीज रह रही है। ऐसे ही पांचवा यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वेदर द रिजल्ट्स ऑफ ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस इंडिकेट ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड, कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है क्या ये प्रदर्शित करता है कि उसकी एक्सटेंशन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वाइल्ड स्टेट के अंदर ज़्यादा है। ये सारे जो क्राइटेरिया हैं उनके आधार पर असेसमेंट किया जाता है कि उस स्पीसीज का एनवायरमेंटल स्टेटस या कंजर्वेशन स्टेटस क्या होगा। इसके आधार पर जो स्पीसीज दी जाती है उस स्पीसीज का थॉरली इवैल्यूएशन किया जाता है और उससे प्लेस्ड इनटू वन ऑफ सेवरल कैटेगरीज, इनमें से जो हमने कैटेगरीज बताई हैं उन कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। और ये जो कैटेगरीज हैं उनमें से जो 3 कैटेगरीज की हमने बात की है, CR क्रिटिकली एंडेंजर्ड, EN एंडेंजर्ड एंड VU वल्नरेबल, ये वो कैटेगरीज हैं जिसके अंदर विद इन द ब्रॉडर नेशन ऑफ थ्रेटन्ड,
मतलब ये विस्तारित रूप है थ्रेटन्ड का, नोशन ऑफ थ्रेटन्ड, खतरे की कगार के ऊपर होने का। और जो आईसीएन की रेड लिस्ट है जिसके अंदर थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं उन्हें सेवरल कैटेगरीज स्पीसीज का स्टेटस दिया गया है, जो हमने थोड़ी सी पहले प्रस्तावना के अंदर डायग्राम के अंदर बात कर ली है। बात करें एक्सटिंक्ट, जो डेसिग्नेट करता है उन स्पीसीज के लिए जिनका लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड, अंतिम जो इंडिविजुअल था वह भी डाई हो गया है, और वेयर सिस्टमेटिक एंड टाइम अप्रोप्रिएट सर्वेज हैव बीन अनएबल टू लॉन्ग इवन ए सिंगल इंडिविजुअल, यदि बार बार सर्वे करने पर भी ये पाया जाता है कि वे उस स्पीशीज का कोई भी सिंगल इंडिविजुअल भी नहीं है, तो इट मीन्स उस स्पीशीज को एक्सटिंक्ट माना जाएगा। देन एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, EW से रिप्रेजेंट किया गया है। ये वह कैटेगरी है जिसके अंदर उन स्पीशीज को शामिल किया गया है जिनके मेंबर्स सर्वाइवल ओनली इन कैप्टिविटी, सिर्फ कैप्टिविटी के अंदर सर्वाइवल कर रहे हैं, कैप्टिविटी मीन्स संरक्षण में, और एज आर्टिफिशियली सपोर्टेड पॉपुलेशन फॉर आउटसाइड देयर हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल रेंज, यानी कि उनके जो मूल आवास हैं उससे हटा करके उनको नए आवास के अंदर संरक्षण करके उनको एक तरह से संरक्षण करके सर्वाइव करवाया जा रहा है। तो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड स्टेज, वाइल्ड स्टेज में तो एक्सटिंक्ट हो गए लेकिन वो संरक्षण के अंदर प्रेजेंट हैं। देन है थर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड CR, इसके अंदर वह कैटेगरी है जिसके अंदर उन स्पीशीज को शामिल किया गया है दैट पजेज एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, कि उनके अंदर विलुप्त होने की बहुत तेज रिस्क है, और एज ए रिजल्ट ऑफ रैपिड पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑफ 80 to more than 90%, और यदि डिक्लाइन होने का जो परसेंटेज है 80 से या इससे ऊपर 90% तक होता है, रैपिड डिक्लाइन होता है, यदि इसको पिछले 10 सालों के अंदर देखें या 3 जनरेशन के अंदर देखें तो वह करंट पॉपुलेशन साइज है वो देखेंगे फ्यूअर देन 50 इंडिविजुअल्स। यदि उस पॉपुलेशन साइज के अंदर यदि 50 से कम में यदि पॉपुलेशन साइज मिलती है या और अदर फैक्टर्स आते हैं तो उसे CR या क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहा जाएगा। देन है EN या एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड उस स्थिति को डेसिग्नेट करता है जिसमें स्पीसीज दैट पजेज ए वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जिसके अंदर विलुप्त होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, एज ए रिजल्ट ऑफ रैपिड पॉपुलेशन डिक्लाइन, रैपिड पॉपुलेशन डिक्लाइन होने के कारण, ऑफ 50 to more than 70%, 50 और 50 से ऊपर 70% तक है। ओवर द प्रीवियस 10 ईयर, यदि पिछले 10 साल का डाटा देखें या 3 जनरेशन का डाटा देखें तो जो करंट पॉपुलेशन है उसकी साइज देखें तो उसके अंदर यदि 250 इंडिविजुअल हैं तो वह स्पीसीज EN कैटेगरी में आएगी या और फैक्टर भी इस पे हो सकते हैं। देन है 5वां वल्नरेबल VU, इस कैटेगरी के अंदर उन स्पीशीज को शामिल किया गया है दैट पजेज ए वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, कि उनके अंदर भी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन है एज ए रिजल्ट ऑफ रैपिड पॉपुलेशन डिक्लाइन, उनके अंदर एज ए रैपिड पॉपुलेशन डिक्लाइन 30 to more than 50%, यानी कि ये जो रिस्क है 30 से लेकर के ऊपर या 50 तक है। यदि पिछले 10 साल का आंकड़ा देखें या 3 जनरेशन का देखें तो, और जो करंट पॉपुलेशन साइज को देखें फ्यूअर देन 1000 इंडिविजुअल्स, यदि पॉपुलेशन के अंदर 1000 तक के इंडिविजुअल से कम हैं तो उस स्थिति में वह स्पीसीज VU या वल्नरेबल में आ जाएगी।
आप देख सकते हैं साइज की बेसिस पर यहाँ पर 1000 इंडिविजुअल्स की बात की है, यहाँ पर 250 इंडिविजुअल्स की बात की है और यहाँ पर 50 इंडिविजुअल्स की बात की है। तो इस स्थिति को आप देख सकते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन साइज के अंदर इंडिविजुअल्स की संख्या कम होती जा रही है, वह ही स्पीसीज ज़्यादा एंडेंजर्ड है या खतरे के कगार पर है। जिसके अंदर ज़्यादा इंडिविजुअल्स दिखाई दे रहे हैं उसको कम खतरा है कंपेरेटिवली। फिर है एंटी, एंटी मीन्स नियर थ्रेटन्ड। नियर थ्रेटन्ड के अंदर उस स्पीसीज को शामिल किया गया है जो क्लोज टू बिकमिंग थ्रेटन्ड, जो विलुप्ति के आसपास हैं और मे मीट द क्राइटेरिया फॉर थ्रेटन्ड स्टेटस, और उन्हें थ्रेटन्ड स्टेटस का क्राइटेरिया मिल सकता है नियर फ्यूचर या आने वाले समय में। लीस्ट कंसर्न LC, LC के अंदर उन स्पीशीज को शामिल किया गया है जो परेसिव एंड अबंडेंट आफ्टर केयरफुल असेसमेंट। यदि उनको देखते हैं तो उनकी जो स्थिति है वह बहुतायत में है या परेसिव है, केयरफुल असेसमेंट करते हैं तो। देन है DD, DD मीन्स डाटा डेफिशिएंट। इसके अंदर उन स्पीशीज को शामिल किया गया है जिनका अवेलेबल डाटा है वह रिलेटेड टू इट्स रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इज लैकिंग इन सम वे। कुछ परिस्थितियों के अंदर उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप कंप्लीट असेसमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, इसके कारण से इनका कंप्लीट असेसमेंट नहीं किया जा सकता है। दस अनलाइक द अदर कैटेगरीज इन दिस लिस्ट, दिस कैटेगरी डज नॉट डिस्क्राइब द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ ए स्पीसीज। एक तरह से इसका कंजर्वेशन स्टेटस हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। देन है NE, NE मीन्स नॉट इवेल्युएटेड। इसकी कैटेगरी में वो प्लांट शामिल हैं या वो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं एनी ऑफ द नियरली 1.9 मिलियन स्पीसीज डिस्क्राइब्ड बाय द साइंस बट नॉट असेस्ड बाय आईसीएन। विज्ञान के द्वारा करीबन 1.9 मिलियन स्पीसीज को डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन इन सभी स्पीसीज को आईसीएन के द्वारा असेस्ड नहीं किया गया है और वे सारी स्पीसीज 1.9 मिलियन स्पीसीज हैं वो NE के अंदर आ रही हैं या नॉट इवोल्यूटेड के अंदर आ रही हैं। और यदि हम बात करें ऑल एल्स बीइंग a species expiring and 90% decline or 10 years or 3 generations, for example, would be classified as critically endangered. Likewise, another species undergoing 50% decline over the same period would be classified as endangered, जब हमने बात कर दी है, and one expiring a 30% reduction over the same time would be considered vulnerable. It is important to understand, however, that a species cannot be classified by using one criteria alone. इसलिए हम किसी भी एक क्राइटेरिया को लेकर के उसे क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं. It is essential for the scientist doing the assessment to consider all 5 criteria. इसलिए वैज्ञानिकों को चाहिए कि जो सभी 5 क्राइटेरिया लिए गए हैं उनको डिटरमाइन करके उस स्पीसीज का स्टेटस निर्धारण करना चाहिए. Each year thousands of scientists around the world assess रिसेस स्पीसीज. मतलब हर साल यदि बात करते हैं तो हजारों वैज्ञानिक इन स्पीसीज का असेसमेंट करते हैं, रीअसेस करते हैं और आईसीएन रेड लिस्ट इज सब्सिक्वेंटली अपडेटेड विद दीज न्यू डाटा वंस. और अगेन एंड अगेन आईसीएन रेड लिस्ट के डाटा को मॉडिफाई करती जाती है जिससे असेसमेंट को चेक किया जाता है और उसकी एक्यूरेसी को देखा जाता है. इसी प्रकार से जो इंफॉर्मेशन होती है टू प्रोवाइड ए कॉन्टिन्यूअल स्पॉटलाइट ऑन द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड्स एट रिस्क प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म. एज ए रिजल्ट इंटरेस्टेड पार्टीज सच एज नेशनल गवर्नमेंट्स and conservation organizations may use the information provide the IUCN Red List to prioritize their own species protection
एफर्ट या प्रोग्राम, और इसके ज़रिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी गवर्नमेंट, नेशनल या सेमी नेशनल या ऑटोनोमस, वो अपने स्पीशीज प्रोटेक्शन प्रोग्राम, प्रोजेक्ट या एफर्ट कर सकती हैं। और जो आईयूसीएन रेड लिस्ट है ब्रिंग्स इनटू फोकस ongoing decline of Earth's biodiversity and the influence humans have on life on the planet। और उससे ये इन्फ्लुएंस हो सकता है, अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सकता है ह्यूमन के इन्फ्लुएंस के जरिए। इट प्रोवाइड्स ए ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड विद विच टू मेजर द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। बाई 2019 की बात करें, 96,500 स्पीशीज हैड बीन असेस्ड बाय यूजिंग आईयूसीएन रेड लिस्ट कैटेगरीज एंड क्राइटेरिया। इनमें से बात करें तो 26,500 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स या अदर्स हैं, उन्हें थ्रेटन्ड कैटेगरीज के अंदर रखा गया है, CREN एंड VU के अंदर। यदि इस लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट के अंदर ऑनलाइन डाटाबेस है, ये पब्लिकली अवेलेबल है, और साइंटिस्ट कैन एनालाइज द परसेंटेज ऑफ स्पीशीज इन अ गिवन कैटेगरी एंड हाउ दिस परसेंटेज चेंज ओवर टाइम, की परसेंटेज किस प्रकार से चेंज होता है टाइम टू टाइम। दे कैन आल्सो एनालाइज द थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन मेजर्स, वे एनालाइज कर सकते हैं कि उनको किस प्रकार से खतरा है और कंजर्वेशन मेजर्स अपना सकते हैं। अब अंडर पिन द ऑब्जर्व ट्रेंड्स, जो ऑब्जर्व ट्रेंड्स हैं उनको ऑब्जर्व करते हुए। यदि हम बात करें कि इन बायोडाइवर्सिटी का या प्लांट्स एनिमल्स का या अदर ऑर्गेनिज्म के विलुप्त होने के क्या कारण हैं, या रीजंस फॉर स्पीशीज एक्सटिंक्शन या लॉस होने के क्या कारण हैं। यदि मेन रीजन को जाएं तो आइदर नेचुरल और मैन मेड, दो ही कारण हो सकते हैं, या तो नेचुरल या मैन मेड। यदि इवोल्यूशन न्यू स्पीशीज की बात करें, थ्रू ए प्रोसेस ऑफ स्पीशिएशन एंड ए स्पीशीज बिकम एक्सटेंसिव, यदि इवोल्यूशन के प्रोसेस में जाते हैं तो स्पीशिएशन होता है, और स्पीशिएशन के प्रोसेस के अंदर जो स्पीशीज होती हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? व्हेन दे आर नो लॉन्गर एबल टू सर्वाइव इन चेंजिंग कंडीशंस, यदि वो लंबे समय तक बदले हुए वातावरण या बदली हुई परिस्थितियों के अंदर अपने आप को ढालने के अंदर असमर्थ होती हैं, तो उस कंडीशन के अंदर वे विलुप्त हो जाते हैं। और अथवा अगेंस्ट सुपीरियर कंपटीशन, और जो सुपीरियर कंपटीशन आता है उसके अंदर फेल हो जाती हैं। ए टिपिकल स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट विद इन 10 मिलियन ईयर्स, कोई भी टिपिकल स्पीशीज होती है वो करीबन 10 मिलियन ईयर के अंदर या 1 करोड़ साल के अंदर विलुप्त हो जाती है ऑफ इट्स फर्स्ट अपीयरेंस, ऑल्दो सम स्पीशीज कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स। हालांकि कई ऐसी स्पीशीज होती हैं जो मरने के बाद भी जीवित रहती हैं, जिन्हें लिविंग फॉसिल्स के नाम से जाना गया है। सर्वाइव वर्चुअली अनचेंज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ईयर, और वे सर्वाइवल करती हैं मिलियन ईयर्स तक, जिनके अंदर किसी प्रकार का चेंज नहीं आता है। ऐसी स्पीशीज को लिविंग फॉसिल्स कहा गया है। ये जो एक्सटिंक्शन है ये थ्रो यूजुअली ए नेचुरल फिनोमेना है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 99.9% जो स्पीशीज हैं दैट एवर लाइव्ड आर नाउ एक्सटेंस, कि वो कभी न कभी जीवित रही हैं लेकिन एट प्रेजेंट एक्सटिंक्ट हो गई हैं। कई जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती हैं, एंथ्रोपोजेनिक जैसे इस काले सिर वाले व्यक्ति की जो खोपड़ी की जो क्रियाएं होती हैं, या हम कहें जिसे मनुष्य कह रहे हैं, जिसे मानव कह रहे हैं, वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसने एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। इसके जो कारण हैं ये भी बायोडाइवर्सिटी जो मेन मेड रीजन्स में आते हैं, ये भी एक्सटिंक्शन के कारण होते हैं। Only recently scientists have become alarmed at the high rates of recent extinction due to various anthropogenic activities। अधिकतर जो एक्सटिंक्शन के कारण हैं ये ह्यूमन की द्वारा जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की जा रही हैं वो कारण ज़्यादा हैं। सम ऑफ दीज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की बात करें
तो वे इंटेंशनल भी हो सकती हैं या एक्सीडेंटल भी हो सकती हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव एलाइन स्पीसीज, जो ऐसी स्पीसीज को ला करके डाल देते हैं वहाँ पर, जो वहाँ पर आकर के दूसरी स्पीसीज को नष्ट कर देती है, जिन्हें एलाइन स्पीसीज कहते हैं। जैसे आप बात करें सफ़ेदा, जिसे यूकेलिप्टस सिट्रोडियूरा के नाम से जानते हैं, लांटाना कमारा के नाम से जानते हैं। ये स्पीसीज ऐसी जगह से हमारे यहाँ पर लाके डाल दी गई हैं या आ गई हैं जो दूसरे प्लांट्स को पनपने ही नहीं दे रही हैं, तो ऐसी स्पीसीज को अलाइन स्पीसीज कहते हैं। और कई बार हम और एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, अनसाइंटिफिक कलेक्शन करते हैं, जैसे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, उनका अनसाइंटिफिक कलेक्शन करते हैं जिससे वे डिक्लाइन हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मेडिसिनल प्लांट्स का, जिससे क्लाइमेट चेंज हो जाता है, अनसस्टेनेबल टूरिज्म हो जाता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाता है, एनक्रोचमेंट हो जाता है। जो स्पीसीज जिस एरिया के अंदर रह रही हैं उस एरिया के अंदर हम ह्यूमन एक्टिविटी करने लग जाते हैं, उस कारण से वह स्पीसीज विलुप्त हो जाती है या विलुप्त के कगार पर पहुंच जाती है, उसका आवास खत्म हो जाता है। यदि हम बात करें स्टेटस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स 2012 की लिस्ट की बात करें तो करीबन 63,837 स्पीसीज ग्लोबली असेस्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो आईसीएन ने क्लासिफाइड किया है। इसके अंदर 81 स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कहा है, 63 को एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कहा है, 3,947 को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहा है, 5,766 स्पीसीज को एंडेंजर्ड का है, 10,104 को वल्नरेबल का है, 4,467 को नियर थ्रेटन्ड का है, 10,497 को डाटा डेफिशिएंट माना है। यदि हम लिस्ट ऑफ एक्सटेंशन प्लांट्स की बात करें तो एक्सटेंशन प्लांट्स की लिस्ट की बात करें तो जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर बात करें तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रेड डाटा बुक बनाई है और इस रेड डाटा बुक के अंदर यहाँ पर इन सब प्लांट्स की लिस्ट मिलती है, जिसके अंदर करीबन 17 प्लांट्स को हैव बीन रिकॉर्डेड एज एक्सटिंक्ट। और इनकी लिस्ट आप बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रेड डाटा बुक है उसके अंदर इन सब प्लांट्स की लिस्ट देख सकते हैं। जो कैटेगरीज हमने यहाँ पर डिस्कस की है उस लिस्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन करना की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लिस्ट आप अपने आप निकाल सकते हैं और उस डाटा को देख सकते हैं। आपसे संबंधित या आपके इंटरेस्ट के प्लांट्स से या एनिमल्स को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, और आप कोई कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्लांट्स के एनवायरमेंटल स्टेटस की बात की है कि किस प्रकार से प्लांट्स को आईसीएन ने एनवायरमेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग किन किन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ई कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर NK बावलिया से जुड़े रहिए और MSc फाइनल ईयर के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उससे आप जुड़े रहिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।